अस्सलामुअलैकुम। नासिर मीर और फ़हीम मलिक पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ में एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हैं। आज हमारा जो मौज़ू है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इमरान खान के हवाले से और ओवरसीज़ के हवाले से जो खबरें आजकल चल रही हैं, उसके लिए बात होगी। तो फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फ़हीम मलिक साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि आप आज मुझे सवाल करेंगे, मैं आपसे सवाल करूँगा। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इस वक़्त जो खान साहब के ऊपर नई पाबंदियाँ और मिलने की पाबंदियाँ और ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ने दी गई, तो आप इस पे क्या कहते हैं? मीर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। असल में मुझे ये साफ लगता है कि हमारी जो कंपनी है, जो किसी न किसी तरीके से नहीं चाहती कि खान साहब, हालाँकि वो मजबूर तो हैं, लेकिन खान साहब को कोई लेजिटिमेसी दें, और वो पूरी कोशिश करते हैं कि हर वो हरबा इस्तेमाल करें जिसमें टीज़ करने की बात है या मेंटली टॉर्चर करने की बात है। और मुझे लगता है कि वो तो क्या कहते हैं ना, बाज़ लोगों को समझ ही नहीं आती कि जितना वो खान साहब को टॉर्चर करते हैं, जितना उनको सख्त हालात में रखते हैं, खान साहब की डिटर्मिनेशन बढ़ती जा रही है और लोगों का प्यार खान साहब से बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि कंपनी को ये सोच लेना चाहिए कि ये हथकंडे छोड़ दें। आज पूरी दुनिया में भी उनकी जगहसाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बीइंग अ मुस्लिम कंट्री और हमारे सारे मुस्लिम लीडर्स, वो ये सारा एक जुल्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक अपने आप को लोगों की नज़र से गिरा रहे हैं मीर साहब। हाँ, फ़हीम साहब, आपने सच कहा। और देखिए जिस तरीके से इमरान खान साहब को ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी गई और जो जेल का जो असूल है, ज़वाबत हैं, उनसे हट कर के हर कैदी को 7,000 कैदी को अपने लोग जो अजीज अकारिब रिश्तेदार थे वो ईद मिलने आए, लेकिन खान साहब को उनकी बीवी हालांकि उसी जेल के अंदर है और उनको भी मिलने नहीं दिया गया। और लीमा खान वगैरह को जो उनकी बहन है वो भी बाहर रही। और फिर उसके बाद परसों सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया गया, लेकिन आज़ाद स्वाति साहब को इजाज़त मिल गई। तो इसके पीछे ये इनके क्या अज़ाइम हो सकते हैं कि ये हर वक़्त किसी नई, ऐसा लगता है जैसे कोई किसी नई गेम के अंदर रहते हैं। हर वक़्त दे प्लेइंग अ न्यू गेम। तो ये गेम में जब उनको, हालाँकि उनको पता चल चुका है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है उसके निकलने के लिए इमरान खान को बाहर लाना और उसको मुज़ाकरात में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद वो इतने डिटरमिन है और रोज़ कोई ना कोई नया हीलो-हुज्जत बहाना बना के उस इमरान खान के ऊपर को पाबंदियाँ को ये इतनी छोटी-छोटी हरकतें। फ़हीम, आपको भी एक उम्र गुज़र गई है सियासत के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से। मैं भी आपकी एज के का ही हूँ और हमने भी देखा। लेकिन हम ये फस्तायत और इस तरह की पाबंदियाँ और ये छोटी-छोटी जो हरकतें हैं मौजूदा फॉर्म 47 की गवर्नमेंट की, ये इनको याद नहीं कि कल को फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आनी है। और ये किस किस्म के, ये क्यों ये ऐसे हथकंडे के, इनको खुदा याद नहीं क्या? इनको लगता है ये सारी उम्र के लिए यही आ गया। आप क्या कहते हैं? नहीं, नहीं, सही कह रहे हैं ना मीर साहब। वो क्या कहते हैं कि मैं कोई डिसरिस्पेक्टिंग वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता। इतनी अकल तो कहते हैं जो ठेले पे बैठा हुआ बंदा, उसको भी समझ आ रही है कि आप अगर दबाएँगे, 2 ढाई साल आपने कर लिया, दुनिया जहान के केस बना लिए, उसके बावजूद कुछ असर नहीं हो रहा, बल्कि आपकी अपनी टाइम गुज़रने के साथ अपनी लोगों के दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो रही हालात हैं बलोचिस्तान के अंदर किस तरीके से लाक़ानूनियत जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मार्शल है, टोटल मार्शल है। वहाँ पे जो लोकल जो तंज़ीमें हैं या लोकल जो बलोचिस्तान के लोग हैं, वो एक तहरीक शुरू किए हुए हैं।
उनका मकसद भी अपने राइट्स के लिए, वो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उनका कोई और तो एजेंडा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर फिर एक्सट्रीम पे भी कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ना फिर केपीके के अंदर भी थोड़ी बहुत शोरश जो चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमें देखना भी चाहिए। इसके ऊपर बहुत से तजीज़िए आ भी रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये तो लगता है बिल्कुल ही इनको कोई ये किसी किस माइंडसेट के साथ है कि जैसे ये परमानेंट है, कोई अगले 100 साल के लिए, और इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये अपने दौरे भी कर रहे हैं, पैसा भी मांग रहे हैं, और अजीबो-गरीब एक सूरत-ए-हाल अवाम जो है वो चीनी माफिया जो है वो अभी रमज़ान के अंदर देखें, अजीब सूरत-ए-हाल है। ऐसे लगता है कि जैसे मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसको कोई परवाह नहीं अवाम की, कि अवाम के बिल कितने आ रहे हैं, अवाम का 140 की चीनी होनी चाहिए थी, वो 200 पे बिकी है। तो इनको कोई एहसास ही नहीं कि हमने जो गवर्नमेंट को किस तरीके से चलाना है। बस इनका ये है कि पैसे मिलते रहे बाहर से, वो जो लगाते हैं और खाते भी हैं। तो मुझे लगता है वही है कि जो मांगते भी हैं वो खाते भी हैं। ये तो ये हो गया फिर, ये मांगते भी हैं और खाते भी हैं। अच्छा नहीं, पैसा मांगना और आपने जो बात की है ना मीर साहब, मैं अभी आपकी तरफ में मेरे ज़हन में भी सवाल है, मैं करता हूँ क्योंकि आप डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी हैं। आपके इस सवाल को थोड़ा-सा मैं इस तरह एलैबोरेट करता हूँ। ये नून लीग का नारा था, खाता है तो लगाता भी है। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि इन्होंने इन सारे करप्ट लोगों को, चोरों को खाता है तो लगाता है वाला मेथड कि पकड़ मैंने लिया। तो आज तब्दील कर दिया कि मांगता है तो खाता भी है, या नहीं, खाता नहीं, है तो वही तो। मांगता भी, तो खाता है तो मांगता भी है। नहीं, ये मॉडल तो मीर साहब हमेशा ही नून लीग का वतीरा था। बल्कि जो हमारे फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं, वो तो बिल्कुल उनके ऊपर फिट आता है, और बाज दफा उनकी बातें तो ऐसे ही होता है कि जैसे ऐसे लगता है कि कोई जोकर आगे बैठा हुआ है। तो जोकर को बैक किया, जोकर को लेके आए, सारे करप्टों के केस माफ किए। यही वजह है कि आज हमारी चेन ऑफ कमांड, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये बड़े अफसर जो फैसले कर रहे हैं, आपको पता है ना मीर साहब, 99% लोग जो उनसे फौज में भी हैं, वो खान साहब को पसंद करते हैं। और खान साहब ने हमेशा यही नारा लगाया, फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। उसके बावजूद कितनी दफा खान साहब ने हर तरह के सेंटिमेंट दिए, लेकिन सर आई आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो खाते हैं तो लगाते हैं, मेरे ख्याल में वही काम इन्होंने शुरू कर दिया है। जितने भी बड़े बड़े जर्नल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टियां सारी दुनिया में निकल रही हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी उनके पीछे हर वक्त पड़े रहते हैं उनकी प्रॉपर्टियों को एक्सपोज करने के लिए। अच्छा, तो फेम शायद ओवरसीज पे तो हम बाद में आते हैं। मैं सारी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा मौजू चेंज हो जाएगा। मैं ठीक है। उसी मौजू के ऊपर रहना चाहता हूँ कि पंजाबी दी एक मिसाल है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ shall I call them a modern फकीर? ये मॉडर्न मॉडर्न फकीर है। वकील से भी मांगते भी हैं तो खाते भी हैं। तो ये क्या, जो मांगते हैं और जो बाहर से ये मकरूज कर रहे हैं मुल्क को, तो ये खाते भी हैं। तो मेरे नजर में तो इनको यही कहना चाहिए, ये मॉडर्न फकीर है, और ये अपनी कमीशन पे लगे हुए हैं कि इनको पाए से पैसा मिलता है, कमीशन ले रहे हैं। मॉडर्न फकीर आपने कहा है, मेरे ख्याल में ये बाज़ दफ़ा जो इनकी हरकतें हैं, ये मॉडर्न और जाहिल फ़कीर हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जितने भी जो भी फेडरेशंस हैं, फ्रूट, फल, सीमेंट, कॉर्नफ्लेक्स, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं जो पाकिस्तान में हमारी कंपनी नहीं करती।
تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اسی کے اوپر مطلب اسی کے اوپر قائم رہیں تو شاید ان کی ایک عزت بھی رہ جائے گی، لیکن انہوں نے تو کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھے والی بات ہے، اور یہ ہر بندہ جو ہے اپنے پیسے بنانے کے چکر میں پاکستان کو جیپٹائز کر رہا ہے. آپ اسے ماڈرن فقیر کہیں یا مجھے لگتا ہے وہ پرانا تو جو سندھی سنگر ہے الن فقیر کہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ بالکل اسی طرح. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ملک فہیم فارمر انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی یو کے اور ناصر میر ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. شورٹ بریک, وی ول رائٹ بیک. جی ایک دفعہ پھر بریک کے بعد فہیم ملک صاحب کا انفارمیشن سیکرٹری یو کے اور ناصر میر آپ کے ساتھ حاضر ہیں مزید سوالات جوابات کے ساتھ. جی فہیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میر صاحب میں اس وقت مجھے پریولیج ہے کہ ویسے تو آپ میرے ساتھ ریگولر پروگرام کرتے ہیں. اوبیسلی ہمارا تعلق یو کے سے ہے یا ہم سب وہ لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی کہلاتے ہیں. اور پچھلے دنوں آپ ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی یو کے ہیں اور ہمارے سیکرٹری او آئی سی سجاد برکی صاحب, میں نے ان کا پروگرام دیکھا. ایک چھوٹی موٹی سی کنٹروورسی چلی جو بعد میں پتہ لگا کہ ان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. انہوں نے ایکسپلین بھی کیا اور مجھے لگتا ہے کہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا اور کرنا بھی چاہیے تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی ڈپٹی سیکرٹری ہیں اور او بی سی سیکرٹری او آئی سی سجاد برکی صاحب, کچھ ان کے بارے میں کہیں. اور کہیں نہ کہیں میرا جو اگلا سوال آپ سے ہوگا, چلیں آپ پہلے ان کے بارے میں کہیں تو اس کے بعد میں جو میرے ذہن میں کوشچن ہے میں آپ سے کروں گا. جی فہیم صاحب مجھے اندازہ تھا آپ یہ کوشچن کریں گے اور میں چاہتا بھی تھا کہ آپ یہ کوشچن کریں. ہم اس چیز کو تھوڑا سا اس کے اوپر بات تو ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ میری یو کے میں ایک ڈیوٹی ہے. دیکھیں کل میں نے سجاد برکی صاحب کا جو دو انٹرویو ان کے, ایک جو ان کا حیدر مہندی کے ساتھ تھا وہ دیکھا. میرا خیال ہے انہوں نے بڑا کمپریہنسو انٹرویو تھا اور بڑی کھل کر جو حقیقت تھی. اور سجاد برکی صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی سالہ ہا سال سے جانتا ہوں, ایک انتہائی مخلص خان کا ایک ساتھی ہے جس نے دن رات خان کے لیے, مجھے پتا ان کی کمٹمنٹ کیا ہے, دن رات وہ لگے ہوئے ہیں کہ خان کی رہائی اور پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت جو خان چاہتا ہے کہ حقیقی آزادی, اس کے لیے سجاد برکی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور ہم سب لوگ پوری کوشش و محنت سے کام کر رہے ہیں. اور سجاد برکی صاحب کے کام کے اوپر تو کسی کو شک و شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے. کوئی انتہائی شریف آدمی, ایک وہ پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ سے, ایک کالج لائف سے, اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست میں آئے ہیں, کوئی نئے پالیٹیشین نہیں ہے. اور امریکہ میں پی ٹی آئی کے جب سے بنی ہے ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے اور خان ان کے اوپر بہت اعتماد کرتے ہیں, عاطف خان صاحب پہ بھی اور سجاد برکی صاحب بھی, اور بڑے پولائٹ ہمبل انسان, کوئی بھی ان سے بات کرے. تو کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ میں اس اسپیس کے اندر بھی جہاں پہ عاطف خان صاحب سے بڑے حوصلے سے انہوں نے 6 گھنٹے کی اسپیس پر وہ ہم سجاد برکی صاحب کا سوال ہے اسی پہ رہتا ہوں کہ کل انہوں نے پروگرام میں اپنی پوری پوزیشن واضح کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس پوری معلومات نہیں تھی. تو یہی میں اپنے بہت سے پروگراموں میں کہتا ہوں, میری سب سے درخواست ہوتی ہے کہ پلیز سوشل میڈیا کے اوپر جو چیز بولی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے خدا را اس کو تحقیق کر لیا کریں. لوگ پی ٹی آئی کے موجود ہیں پورے اوورسیز کے اندر پاکستان میں,
आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन पूरी लेके फिर उसके ऊपर बोलें। देखिए फ़हीम साहब, तनकीद करना हर बंदे का हक है। सोशल मीडिया का या आम इंसान हो, तो आज़ादी राय जो है वो तो हम उसी के लिए तो हम फाइट कर रहे हैं। तो बोलने का, सवाल करने का तो हर बंदे को हक पहुँचता है और उनको सवाल करने भी चाहिए ताकि चीज़ें मज़ीद लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचे। तो मैं समझता हूँ उन्होंने एक प्रोग्राम कल किया, बहुत अच्छा किया, अपनी पोज़ीशन वाज़िया की, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो उनके पास अधूरी इन्फॉर्मेशन थी और अधूरी इन्फॉर्मेशन या अधूरा सच जो है वो पूरे झूठ से भी खतरनाक होता है। तो आई एम ग्लैड कि उन्होंने कल अपनी पोज़ीशन वाज़िया की, ताकि हम लोग भी, अब जैसे आपने सवाल किया, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सजाद बर्की साहब का कोई हाथ नहीं था, बल्कि एक मीटिंग के बाद उन्होंने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया इस सारे मामला के साथ। तो उनको इस मामले के साथ जोड़ना भी मैं समझता हूँ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी होगी। वो पूरे एगोदे के साथ पूरा टाइम देते हैं पार्टी को और एक मुखलस इंसान है पार्टी के साथ, खान के बहुत लायल है। मुझे पता है उनके काम का, मैं उनके काम को एप्रिशिएट भी करता हूँ। जी, मीर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करते हुए मैं एक और जो मुझे अगर आज अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, बल्कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, उसके बाद आप उसको जैसे भी देखते हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ महसूस की है कि पाकिस्तान में डेली एक नई सिचुएशन होती है और हमारे अक्सर सोशल मीडिया के दोस्त स्पेशली जो 6 घंटे की एक मैराथन डिस्कशन हुई जिसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आए और उन्होंने बहुत सारे सवाल किए और ऑब्वियसली इस वक्त हमारा सब्जेक्ट आतिफ खान साहब नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस की, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि हमारे लोग जो सोशल मीडिया पे जिनकी एक बड़ी फॉलोइंग होती है, तो उनको ये लगता है कि उनके पास सारे डिफाइंड राइट्स हैं और वो जो बात करेंगे वही ऑथेंटिकेट होगी और रियलिटी में उनके पास बहुत सारी ग्राउंड रियलिटी नहीं थी और उसके बावजूद हमारे सारे दोस्त एक थीसिस बाजी करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग, लेकिन उनके पास जो पार्टी के अंदर या पीटीआई का जो काम है, वो शायद उनको अंदाज़ा नहीं है। मैं उसकी 2 वजह हैं। मैं ठीक ज़िक्र है, फिर करूँ। मैं इसके ऊपर पहले बात कर लूँ, तो फिर आप अगला कर नहीं, नहीं, लीजिए। मैं मेरा सवाल थोड़ा-सा आप ले लीजिए, उसके बाद हुँ, आप इसको एलैबोरेट करेंगे। मैंने 2-3 प्रोग्राम देखे जिसमें बड़े ईज़िली कहा गया कि पीटीआई यूके कहाँ है और ज़्यादातर वो लोग जो सिवाय सोशल मीडिया पे बैठ के अपने व्लॉग्स करते हैं, मैं उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा। उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता। कल-परसों भी मैं 3-4 जगह पे मैं मेंशन मेरे ख़्याल में जैसे आपने सज्जाद बरकी साहब का ज़िक्र किया, इसी तरह पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से हालात चेंज हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत एक्टिव हैं। कभी-कभी उनके मुँह से ऐसी बात निकल जाती है कि जैसे तहरीक-ए-इंसाफ, पीटीआई यूके शायद उनका काम नहीं है। आपने भी कुछ चीज़ें सुनी हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल फ़हीम साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैंने भी सुना है कि कुछ लोग जो हैं वो शायद कहते हैं कि पीटीआई के वर्कर जितना काम आप भी उसमें शामिल थे, ओवर 300 प्रोटेस्ट 2 साल में हुए हैं। तो ये कोई सारी लंदन में नहीं, सारे रीजन के शामिल करके, और बहुत से लोगों ने अपने रीजन में किए हैं और बड़े अच्छे प्रोटेस्ट किए हैं। और उसके बाद इंडोर इवेंट बहुत हुए हैं, फंड रेजिंग हुई है, आपने बहुत बड़ी फंड रेजिंग की यूके में। लेकिन दूसरी जो चीज़ है, कुछ लोग जिन्होंने अपने रीजन में नहीं किए, वो करीब के रीजन में या लंदन रीजन में जो बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, ये सारा क्रेडिट गोज़ टू पीटीआई यूके के जो सपोर्टर्स, वर्कर्स, जो सारे लोग थे जिन्होंने लीड किया। ये हार ये काम हुआ ना, और उसके बाद जितनी मैं मेंशन करना चाहूँगा फ़हीम साहब
कि जितने लेटर यहाँ पे एमपीज़ को लिखे गए हैं, आपको पता है कि मैंने भी लिखे हैं और मुझे जवाब भी आया, फिर ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी मैंने एक लेटर शेयर भी किया जिसका जवाब आया एमपी की तरफ से। फिर हमने जो एक ब्रीफिंग हुई हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ भी आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। तो बहुत से एमपी वहाँ पे मौजूद थे और खुलकर बातें हुई। उन्होंने कुछ चीज़ें कहा कि हम आगे इनको लेके चलेंगे। तो ये कहना कि पीटीआई यूके ने कहा, मेरा ख़्याल है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। शायद उन लोगों को ग्राउंड रियलिटी का इल्म नहीं है कि ये लोग पीटीआई के लोग कितना काम करते हैं यूके के अंदर। तो हम अगर रेगुलर प्रोग्राम इस तरह करेंगे, तो अवेयरनेस देंगे, अवेयरनेस क्रिएट्स हैबिट। तो उनको जो भी लोग इस वक़्त या बड़े अच्छे से मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन जब उन लोगों से हम बात करते हैं कि आप निकले थे, आप आए थे, आपने कोई लेटर लिखा था, तो कहेंगे नहीं, आपने कोई फंड रेज़िंग की, नहीं की। तो यार जो लोग कर रहे हैं, आप हुँ, उनकी बजाय इसके कि वो हौसला अफ़ज़ाई करें। मेरा ख़्याल है कि वो उनका हक तो पहुँचता है, फ़हीम वो बोले हैं, उनका मीर साहब क्रिटिसाइज़ करना मैं उनका हक है, सवाल करना उनका हक पहुँचता है। सोशल मीडिया एक ताकत है, पीटीआई की ताकत है, इमरान खान की ताकत है। मीर लेकिन साहब मेरा ख़्याल है कि इसमें हमें भी ये करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को, जो असल काम है, जो ग्राउंड के ऊपर होता है, उसको अगर प्रमोट किया जाए ताकि इन लोगों को मौका ना मिले कि ये क्रिटिसाइज़ करें या मीर इनको साहब ये हमारे सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको 2000 सैल्यूट क्योंकि वो भी बड़ी कन्विक्शन से खान साहब के साथ लगे हुए जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो उस एंगल से नहीं, मैं ये बात करता हूँ कि बाज़ दफ़ा क्या कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल और है। आपके सामने मेरे ख़्याल में पीटीआई यूके ने जो 2 बड़े प्रोटेस्ट किए जिसमें सब लोगों ने पूरा एफर्ट डाला। सोशल मीडिया के लोग वहाँ पे आए, उन्होंने वीडियो बनाई, उसको वायरल किया। तो इन रियलिटी तो आपको पता है कि जो प्रोटेस्ट हुए, उसमें पीटीआई यूके और सारे रीजन चाहे वो लंदन के हों, चाहे वो बर्मिंघम के हों, चाहे वो मैनचेस्टर के हों, चाहे वो स्कॉटलैंड के हों, चाहे वो कहीं के भी हों, सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी में पूरा ज़ोर लगाया। यही वजह है कि हमारे जितने भी बहन-भाई जो टिकटॉक में बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, वहाँ पे आके उन्होंने वीडियोज़ बनाई, उसी को प्रोपेगेट किया। तो ये कहते हैं ना इस काइंड ऑफ अ चेन इफेक्ट। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद कुछ लोगों को एक सेंस ऑफ रियलाइज़ होनी चाहिए और जो आपने बात की है कि अब हम भी इन अ वे क्योंकि ग्राउंड में हमारा बहुत ज़्यादा काम है, तो हम पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ बनाया ही इसलिए है कि हम लोगों को बता सकें कि ग्राउंड के काम में अब इस तरफ भी हम आ रहे हैं लोगों को बताने के लिए। किसी की पॉपुलैरिटी है, किसी की फॉलोइंग ज़्यादा है, कोई बड़ी अच्छी बात करता है, उससे हमें मसला नहीं है, बल्कि बहुत सारे वीलॉगर्स को तो हम देख के ना एक इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन ये मेरे ख़्याल में पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ मीर साहब मेरे ख़्याल में वही ये एक काम है जिसमें कम से कम पीटीआई ओआईसी या पीटीआई की लीडरशिप यहाँ पे आएगी और वो बताएगी कि उन्होंने अपने-अपने रीजन में क्या काम किया है। और वैसे भी एज़ ए सेक्रेटरी ओआईसी एक पॉलिटिकल गाइडलाइन देना तो सजाद बर्की और यूके में आपका काम है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? फ़हीम शुक्रिया, जितनी आप मेहनत करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं आपको भी दाद देता हूँ। आप भी मुझे तो लगता है 24 आवर ही चलते हैं, सोते कब हैं। फ़हीम ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसका मकसद ये नहीं कि इसमें सिर्फ़ यूके की पीटीआई की न्यूज़ हो या इसमें आपसे मैं दरख़्वास्त करूँगा कि इस चैनल के ऊपर पीटीआई ओवरसीज़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वहाँ से आप लोग जो उनकी पीटीए की एक्टिविटीज़ जो है, वो कलेक्ट करके इस चैनल के ज़रिए उसको प्रमोट करें कि मैं ये कहता चलूँ कि इस चैनल का आपने फ़ेसबुक अकाउंट भी बनाया है, आपने टिकटॉक भी बनाया है और आपने इसका ट्विटर अकाउंट भी बनाया, उसको प्रमोट करें। मैं भी आपके साथ हूँ और फ़ेसबुक के ऊपर भी इसका जो फ़ेसबुक पेज है, उसको भी प्रमोट करें ताकि पूरे ओवरसीज़ से नॉर्थ अमेरिका हो, फ़ार ईस्ट हो, यूरोप में पीटीआई बड़ा काम कर रही है। यूके के अंदर
चूँकि यूके एक सबसे बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पे इसलिए 12 रीजन्स हैं इतने बड़े चैप्टर्स के अंदर, और हर वक़्त कोई ना कोई एक्टिविटी इंडोर, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई इंडोर इवेंट हो रहा है, तो लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी आपसे ये दरख़्वास्त होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरे ओवरसीज़ डायस्पोरा से जो न्यूज़ है, वो आप जो सोशल मीडिया की टीम है उनसे कलेक्ट करके यहाँ पे लगाएँ, ताकि और सबको हम एंगेज करें। और मेरी ये भी आपसे दरख़्वास्त होगी कि आप क्रॉस बॉर्डर पूरे ओवरसीज़ से जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो सीनियर वर्कर्स हैं, यूके की जो लीडरशिप है, उन सबको आप इस प्रोग्राम में लेके आएँ, ताकि उनके व्यूज़ लें, ताकि वो जब उनको मौका मिले, उनकी हौसला अफ़ज़ाई। हमारा मकसद है, एक तो हम ओवरसीज़ की न्यूज़ को स्प्रेड करें, दूसरा जो लोग आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनको भी मैं ये भी चाहूँगा कि इसमें हम एक सवाल-जवाब का भी सेशन अगर हो सके तो वो भी रखें, ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस मिले। और जो हमारे भाई-बहनें ये बात करते हैं कि पीटीआई ये इतना काम नहीं ओवरसीज़ में करती, तो उनको भी पता चले कि कौन-कौन, कहाँ क्या-क्या काम हो रहा है। और अगर वो एक बात और करना चाहूँ फ़हीम, अगर वो लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान से लॉयल हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या मेंबर्स हैं, तो उनको भी मौका मिले और वो जो काम करना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर भी काम किया जाए, उनको भी प्रमोट किया जाए, ताकि शायद वो जो चीज़ मैं और आप नहीं कर सकते, कोई नई चीज़ उनके पास नया जो आइडिया है, उन आइडियाज़ को भी मटीरियलाइज़ हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ जो है, वो स्प्रेड करें हम। और ये आवाज़ जो ओवरसीज़ की है, एक दूसरे के भी, और यहीं से आवाज़ जब पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़ की आवाज़ जो है वो मज़बूत होगी, तो ये आपका चैनल है, ये सबका चैनल है, और ये मज़बूत आवाज़ भी पाकिस्तान में भी जाएगी। फिर उनको पता चलेगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर मैदान के अंदर भरपूर काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस पे सबको मौका मिलना चाहिए। अब आपने बिल्कुल वही बात की जो बड़े अरसे से मेरे एक थॉट प्रोसेस में थी। इस चैनल का नाम है पीटीआई ओवरसीज़ न्यूज़। तो बिल्कुल आपने सही कहा, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे लाना। फिर मीर साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो खान साहब ने कॉल दी हुई है, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम सब लोग पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है। और हमने बहुत सारे लोगों को, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी चाहे किसी भी जगह, क्योंकि उनकी पेनिटेशन बैक होम है, उसका भी एक पूरा मैकेनिज्म हमने शुरू किया हुआ है। वो भी आगे आने में आहिस्ता आहिस्ता हम बताएंगे कि कैसे हम लोगों को एंगेज कर रहे हैं। इसी तरह जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी कहीं भी बैठे हुए हैं, वो अपने लोगों को कैसे एंगेज कर रहे हैं, ताकि सबको पता लगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो ओवरसीज की लीडरशिप है, चाहे वो किसी भी शहर की है, किसी भी इलाके की, क्योंकि इतना बड़ा पार्टी है, इतने सारे रीजन हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि रीजन वाइज, कंट्री वाइज, और कहीं ना कहीं बाद में हम कोशिश करेंगे कि सेक्रेटरी ओआईसी, बल्कि आप डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी हैं, उनको लाया जाए। जो नए नए सवाल पैदा हुए हैं उनको एड्रेस किया जाए, और मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें कुछ क्लियर हो जाएंगी, तो शायद बाकी लोगों को भी लाया जाए। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? तो फिर प्रोग्राम को यहाँ से आगे लेके चलते हैं। जी फ़हीम, लास्ट वीक मैंने इनवाइट किया था शुएब शाहीन साहब को, और बड़ी मुफस्सल उन्होंने कोर्ट की जो बातें हैं, अंदर केसेस के ऊपर बात की, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर बात की। अभी मैं आपको कहता चलूँ कि या बताता चलूँ कि कल हमारे प्रोग्राम में परसों हमारे साथ होंगे नदीम अफ़ज़ल बंटी साहब, जिनका जेएलएम से तल्लुक है और कोर कमेटी के मेंबर हैं, और खान साहब बहुत पसंद करते हैं उनको। तो वो परसों हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे, तो उनके भी आप व्यूज़ सुनेंगे। बिल्कुल मेरी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम में या इस चैनल के ऊपर मैं पाकिस्तान से भी और ओवरसीज़ से भी जितनी भी लीडरशिप है, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए, ताकि वो आएँ, हमें गाइडलाइन भी दें, नैरेटिव भी बताएँ जो लीडरशिप है,
खान साहब की बातें बताएं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी वहाँ से हमें इंस्ट्रक्शन आती हैं, और आंदा आने वाले दिनों में फ़हीम साहब हम देख रहे हैं कि जो खान साहब ने कहा था कि ईद के बाद, मुझे पता आपने ये सवाल मुझे करना था, तो ईद के बाद ईद खत्म होगी, और अब हम कुछ चीज़ें डिस्कशन में हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को हमने आगे लेके चलना है। और हमारा एक ही मकसद है कि खान साहब और तमाम जो असीरान हैं उनकी रिहाई, और पाकिस्तान के अंदर नया पाकिस्तान के लिए दोबारा काम शुरू, और हकीकी आज़ादी का मकसद सारे समझते हैं, जिसमें जो सिविलियंस हैं, जो सिविल गवर्नमेंट्स हैं, जो इलेक्टेड लोग होते हैं, वो उनके ऊपर किसी की सुपरमेसी ना हो, वो फैसले करने में आम फैसला करें, अवामी फैसलों से। अगर देखें फ़हीम साहब, अगर 10 साल किसी भी अगर अवामी जमातों को, हकीकी अवामी जमातों को अगर 10 साल मिलते हैं, तो पाकिस्तान एक टोटली और पाकिस्तान होगा, 77 ईयर वाला नहीं होगा। तसलसल चाहिए जमहूरियत का। ये बिल्कुल मैं सही। नहीं, नहीं, बिल्कुल मीर साहब, मैं मेरे ख़्याल में इस प्रोग्राम को हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, मैं थोड़ी-सी ऐसी बात करने लगा हूँ कि मीर साहब का बिज़नेस जौन-सा है, वो सिर्फ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना कारोबार छोड़ के पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और अच्छा खासा नुकसान कर रहे हैं। जितने भी लोग मुझे मिलते हैं, पूरी तवज्जो हमारी पाकिस्तान से है, और क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, हमें यहाँ पे पता है कि अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट हो, उसके फ्रूट हम सब लोग हासिल करते हैं, और हमारी ख्वाहिश यही होती है कि पाकिस्तान में जितने भी हमारे बहन-भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी मुसलमान, नॉन मुस्लिम जितने भी पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। यही वजह है कि हमारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ होती है, और कई दफ़ा तो मुझे ये महसूस होता है कि जितना फ़िक्र हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में करते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान में उनके शायद मसाइल और हैं, तो वो शायद उस तरह तवज्जो नहीं देते। इसके ऊपर अगर आपने अगर बात को कंक्लूड करना। इंक्लूड करते हैं फ़हीम के वाक़ई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो खान साहब ने कहा कि मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी, तो फ़हीम मैं और आप तो उस इरा से हैं कि हम जब कोई फ़ौजी गाड़ी बाहर से गुज़रती थी, तो हम बच्चे थे, तो सैल्यूट उनको भी करना। तो हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखें, हमने यहाँ आके यहाँ पैसे कमाए, यहाँ से पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर वहाँ की इकॉनमी में साल में 2 दफ़ा जाना, 1 दफ़ा जाना, लोग जाते हैं, और पाकिस्तान में जो रेमिटेंस भेजते हैं, हाँ, वो अपने अज़ीज़-ओ-अक़ारिब के लिए, यहाँ पाकिस्तान में जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, उनकी जो मदद करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब और ज़लज़ला और जो आफ़त आती है, ज़कात का जो होता है, तो ये पाकिस्तान से मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत को छीन ले। अगर ये मोहब्बत हमसे छीनी गई, तो फिर हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं जाएँगे। तो खुदारा हम पाकिस्तान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और आपने जो कहा फ़हीम कारोबार की बात, मेरे से बहुत से लोग आगे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, तो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने अपने कारोबार तबाह कर लिए, जिन्होंने फैमिलियाँ यहाँ पे स्ट्रगल करती हैं, लेकिन वो फिर भी प्रोटेस्टों में जाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, अपनी आवाज़ रेज़ करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए। और अगर हम इमरान खान से भी इसलिए मोहब्बत करते हैं, इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहता है। और क्या वजह है इमरान खान के साथ, लेकिन उसने डिलीवर किया है, ये भी उसको क्रेडिट जाता है कि उसने डिलीवर किया। उसने 3 कैंसर हॉस्पिटल, 2 यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद इस्लाम के ऊपर और इस्लामोफोबिया के ऊपर जो उसने बात की पूरी दुनिया को, तो उसके क्रेडिट
के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को एक वाक़ई खुदमुख्तार मुल्क बना सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा मेरी तरफ से पाकिस्तान ज़िंदाबाद और ओवर टू यू इसको हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जी, फ़हीम साहब। जी, जी, बिल्कुल इसे कंक्लूड करते हैं, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए मैं मीर साहब नेक्स्ट टाइम एज़ इन आप डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी हैं, ओ ओआईसी के क्या रोल हैं, कैसे उन्होंने क्वेश्चन आंसर देखने होते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो मेरे ज़हन में कि अगले आने वाले दिनों में उसके ऊपर बात की जाएगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, कहीं न कहीं उनको शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ओआईसी क्या रोल प्ले करती है और ओआईसी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो ज़हन में रखिएगा कि आगे आने वाले दिनों में हम जी, इसके फिर ऊपर जब मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा टॉपिक होगा कि ओआईसी के ऊपर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ओआईसी किस तरह काम करती है, लोगों के बड़े सवालात होते हैं। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी खुलकर बात होनी चाहिए और मैं सजाद बरकी साहब को भी इस पे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आएँ और ओआईसी के स्ट्रक्चर के ऊपर और आइंदा के लाए-अमल के ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए। फ़हीम, ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम रखना पड़ेगा। जी, जी, तो बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे जी, ख्याल जी। में मीर साहब सजाद बरकी साहब तो आएँगे ही। जितने भी ओआईसी में एक्टिव लोग हैं, जो कहीं न कहीं काम कर रहे होते हैं, हमें उनको भी लेके आना ताकि पता लगे। देखिए सही में बात एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप मुझे बार-बार डिप्टी सेक्रेटरी कह रहे हैं। बिल्कुल मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मेरी शिनाख्त खान का एक सपोर्टर और पीटीआई का एक वर्कर है और नहीं, नहीं बेशक मैं कभी भी अपने आप को सीनियर रहनुमा नहीं लिखता। मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक सीनियर वर्कर हूँ और मैं चाहता भी हूँ डिप्टी सेक्रेटरी आएगी, ओहदे आने-जाने चीज़ होती है। ठीक है। मेरी नहीं, शिनाख्त जो है वो पीटीआई का एक वर्कर के ऐसे तौर पर है और मैं वो अपनी शिनाख्त जो है वही कायम रखना चाहता हूँ। नहीं, मैं एक आपसे ज़िम्मेदारी बिल्कुल है एग्री अभी करता हूँ। और ज़िम्मेदारी मैं कोशिश करता हूँ मैं निभाऊँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। आप बिल्कुल वर्कर हैं जैसे हम हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर कोई रोल दिया जाता है तो उसको कैसे बेटर किया जाए, मेरे ख़्याल में वो जॉब आप भी करते हैं, मैं भी करने की कोशिश करता हूँ और मेरे ख़्याल में ये तहरीक-ए-इंसाफ़ ही ऐसी पार्टी है कि हम हर रोल को प्ले करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को शायद नहीं अंदाज़ा होता, तो आगे आने वाले दिनों में ये भी हमें करना चाहिए ताकि लोगों के ज़हन में जो कन्फ्यूज़न है, वो क्लियर हो जाए। ठीक है।